बच्चों, क्रिया भाग 2 में हमने सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में जानकारी ली। अब क्रिया का दूसरा आधार है संरचना के आधार पर, और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद किए गए हैं वो संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, इसे पूर्वकालिक क्रिया भी बोलते हैं, कृदंत क्रिया आदि, ये भेद किए हैं। ये मुख्य रूप से 5 भेदों को हम पढ़ेंगे। और संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया, सबसे पहले संरचना या रचना किस आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं? तो ये देखा जाता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग किस तरह से हुआ है, और वाक्य में जो क्रिया के प्रयोग करने की स्टाइल है, उस स्टाइल से हमें ये पता लगता है कि ये क्रिया संरचना के आधार पर किया गया भेद है। अब इसमें सबसे पहली क्रिया है संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया को पढ़ते समय संयुक्त क्रिया की परिभाषा क्या है? जब 2 या 2 से अधिक धातु मिलकर समग्र हो जाती है, अर्थात एकाकार होकर किसी एक ही क्रिया को प्रकट करती है, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब कैसे? जैसे समझिए, मुझे अपूर्वा खेलती हुई दिखाई दे रही है। अब खेलना, होना, दिखना, देना, रहना, इतनी सारी क्रिया इसमें आ रही है, पर कार्य किसका हो रहा है? केवल दिखना। तो ये सारी क्रियाएं मिलकर केवल दिखना कार्य कर रही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। दौड़ लिया करती है, राजकुमारी सुबह दौड़ लिया करती है। तो दौड़ना, लेना, करना, तीनों क्रिया होने के बावजूद भी कार्य हो रहा है केवल दौड़ने का। वे नाश्ता कर चुके हैं, तो करना, चुकना, होना, 3 क्रिया इसके अंदर, पर तीनों मिलकर केवल करना क्रिया को प्रकट कर रहे हैं। वर्षा के कारण वह बीच रास्ते से ही लौट आया, लौटना, आना, तो क्रिया एक साथ, लेकिन कार्य किसका हो रहा है? लौटने का। तो इस प्रकार जहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातु या क्रिया मिलकर समग्र होकर एक हो जाती है, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब इसका हम अगला बिंदु लेंगे, संयुक्त क्रिया के भेद। तो इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के कुछ भेद किए गए हैं। पहला, मुख्य क्रिया। दूसरा, सहायक क्रिया। तीसरा, संयोजी क्रिया। चौथा, रंजक क्रिया। तो इस प्रकार से हम इसके 4 भेद करते हैं, और इन चारों को समझने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया में जो क्रिया कर्ता संयुक्त क्रिया में जो क्रिया कर्ता एवं कर्म के व्यवहार पर दृष्टि रखती है,
मुख्य क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया कहलाती है जैसे वह पढ़ लिया करता है। अब मुख्य कार्य क्या हो रहा है इसमें कर्ता के द्वारा? पढ़ना। तो ये पढ़ना इसमें मुख्य क्रिया है। अब हम बात करते हैं सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या होती है? काल का बोध कराने वाली क्रिया। आप जानते हैं काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, 3 काल होते हैं। इन 3 कालों में से जो हमें काल का बोध कराएगी वो क्रिया हमें सहायक क्रिया कहलाएगी। जैसे इसे आने दिया जा सकता है। अब इससे पता लग रहा है वाक्य में कि भाई आने दिया जा सकता है, तो ये वाक्य कैसे काल का है? किससे पता लग रहा है? ता है। तो ये कौन सी क्रिया है? ये सहायक क्रिया है। अच्छा, अब लेते हैं हम संयोजी क्रिया। इसको मिटा देता हूँ। संयोजी क्रिया। संयोजी क्रिया क्या होती है? संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया, संयोजी क्रियाएं मुख्य क्रिया के पक्ष और उसकी वृत्ति पक्ष और उसकी वृत्ति तथा वाच्य की सूचना देती है। अब कैसे देती है सूचना? जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो किस प्रकार से आपको पता लगेगा? ना चाह, यानी कि जो चाह है इसकी इच्छा है, इच्छावाचक बना दिया इस क्रिया को इस शब्द ने, चाहना ने। जबकि इसमें बात पढ़ने की है, क्रिया पढ़ने की हो रही है, लेकिन चाहत जो चाहना, तो ये इच्छावाचक बोध करा रही है इस क्रिया का। जैसे अब मैं पढ़ नहीं सकूँगा, अब मैं पढ़ नहीं सकूँगा। इसका मतलब सकना, क्या? सकना। तो ये सकना है, काम पढ़ने का ही हो रहा है, लेकिन ये पढ़ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर असमर्थता बोधक इस वाक्य को
बना रही है। तो पक्ष, वृत्ति और वाच्य, इनकी सूचना देने वाली जो क्रियाएं होती है वो कैसी क्रिया कहलाती है? संयोजी क्रिया। ये सब संयुक्त क्रिया के भेद हैं। संयुक्त क्रिया भी अलग अलग समझ में आ रही है आपको। रंजक क्रिया। अब रंजक क्रिया को क्या होती है? रंजक क्रिया मुख्य क्रिया रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ में रंजकता को भर देती है। जैसे अतिरंजित कर देती है उसे, जैसे जाना, आना। उदाहरण, मैं बाजार से फल ले आया। आना। अब कार्य तो लाने का हुआ था, लेकिन आया उसके साथ क्रिया वैसे ही आई है, तो ये लाने के कार्य को अतिरंजित कर रहा है, इसलिए ये रंजक क्रिया होगी। जैसे जाना, मैं जाते समय आपको साथ ले जाता। तो यहाँ पर वही लेने का काम हो रहा है, लेकिन जाना ये इसको रंजित कर रहा है, यानी इसके अंदर रंजकता बढ़ रहा है। इस तरह से ये रंजक क्रिया होगी। इस प्रकार से आपकी ये संयुक्त क्रिया का चैप्टर समाप्त होता है। यदि कोई बात आपको समझ में अब भी नहीं आई है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं और उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद में दूसरी क्रिया आती है नाम धातु क्रिया। क्या होती है नाम धातु क्रिया? सबसे पहले हम नाम को समझते हैं कि नाम क्या है। तो नाम, व्याकरण के अंदर नाम जहाँ भी आता है तो वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो नाम अर्थात संज्ञा। तो इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयुक्त होकर क्रिया का कार्य करते हैं तो इस प्रकार निर्मित क्रिया नाम धातु क्रिया
कहलाती है। तो इसमें देखिए, जैसे उदाहरण लेते हैं हम, हमने एक लिया शब्द हाथ। हाथ आप जानते हैं यह हाथ है। अब इससे इसका नाम धातु बनाएंगे। नाम धातु यानी इसका रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। हाथ से शब्द बन गया हथिया। या प्रत्यय लगा दिया हमने इसमें, और इससे नाम धातु क्रिया बनाते हैं। शब्द बन जाएगा हथियाना। तो हाथ से हमने क्रिया बनाई, ये कोई धातु नहीं है, ये क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा से हमने नाम धातु बनाया हथिया, और नाम धातु से नाम धातु क्रिया बनाई हथियाना। आपने सुना होगा। इसी तरह सूखा, इससे नाम धातु तो हम सूखा ही बना लेंगे, और सुखाना, ये क्या है, ये विशेषण है। सूखा, गीला, ये विशेषण होते हैं, तो विशेषण से बना लिया हमने। अगला शब्द लेते हैं हम अपना। और अपना शब्द बनेगा, क्रिया बनेगी अपनाना। ये भी विशेषण है, विशेषण नहीं, सर्वनाम है ये। सर्वनाम, अपना, स्व, अपना, ये सर्वनाम होता है, अपनाना। तो इस प्रकार से अब जब नाम धातु क्रिया है, इसको पढ़ रहे हैं, तो साथ में एक होती है अनुकरणात्मक नाम धातु, यानी उसको भी हम साथ के साथ ही पढ़ लेते हैं। जिसे शॉर्ट में हम अनुकरणात्मक क्रिया भी कह देते हैं। कंपटीशन एग्जाम में अनुकरणात्मक क्रिया के नाम से इसको पूछ लिया जाता है। अब अनुकरण करना और उस अनुकरण को लिखना। जैसे चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। चिड़िया कैसे बोलती है, ची ची। तो उसके अनुकरण से हमने शब्द बनाया चह, चाहना, चिड़िया को बोलने को। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं। तो मिमियाना। पक्षी कैसे उड़ते हैं, फड़ फड़ करके। तो फड़, फड़ाना। धड़ धड़ाना। तिम तिमाना। हिन हिनाना। मक्खी बिन बिनाना। क्रियाओं से भी नाम धातु बनते हैं। जैसे दाल, दाल, दाल से बन गया दलना। दाल से क्या बन गया, दलना। चिथड़ा, चिथेड़ना। रंग,
रंगना, गांठ, गांठना। इस प्रकार नाम धातु क्रिया आप समझ सकते हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब भी धातु की तरह प्रयुक्त होकर क्रिया का कार्य करते हैं तो इस प्रकार से निर्मित क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अब हाथ, हाथ एक संज्ञा है, हाथ से बन गया हथियाना। सूखा एक विशेषण है, विशेषण से सुखाना। अपना, तो अपना से बन गया अपनाना। और इसी में अनुकरणात्मक नाम धातु होते हैं जिन्हें हम अनुकरणात्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। चहचहाना, मिमियाना, फड़फड़ाना, धड़धड़ाना, टिमटिमाना, हिनहिनाना, भिनभिनाना और भी बहुत सारी बना सकते हैं हम। जैसे दाल, दाल से बना दलना। चिथड़ा, चिथेड़ना। रंगना, रंग से रंगना। गांठ से गांठना आदि। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को पढ़ने के लिए जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तब प्रयुक्त होने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अब जो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। जैसे सबसे पहले हम लेंगे धातु। आपको पता है कि धातु में हम ना जोड़ते हैं तो इससे क्या बनती है, क्रिया बनती है। पहले पढ़ लिया आपने। अब इससे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे और उससे द्वितीय प्रेरणार्थक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कुछ क्रियाएं ले लेते हैं हम। जैसे हंस, हंस एक धातु है, इससे हमने क्रिया बनाई। हंस एक धातु है और धातु से जो क्रिया बनी वो बनी हंसना। आप जानते हैं कि ना प्रत्यय के जोड़ने पर क्रिया पूर्ण हो जाती है, क्रिया बन जाती है। अब हंसाना है, साना और हंसवाना। बच्चों आपको पता है कि हंस से जो हमने क्रिया बनाई हंसना, ये कर्ता स्वयं, कर्ता के अंदर, स्वयं के अंदर आपको
होती दिखाई देगी। लेकिन हंसाना, तो जो हंसने की क्रिया है वो सामने वाले प्रथम व्यक्ति में हो रही है, प्रथम व्यक्ति में हो रही है। लेकिन हंसवाना, अब मैं किसी छात्र को खड़ा कर देता हूँ और उससे कहता हूँ कि शेष बचे हुए छात्रों को हंसवाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो खड़ा है छात्र उसके द्वारा हंसवा रहा हूँ। तो क्रिया किस में हो रही है, द्वितीय व्यक्ति में हो रही है। किस में हो रही है, द्वितीय व्यक्ति में हो रही है। तो इस प्रकार से प्रथम व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के अंदर होने वाली क्रिया ही प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसके लिए प्रेरित कौन कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कर्ता। कौन कर रहा है, कर्ता प्रेरित करता है स्वयं। किसको, किसी दूसरे को। तो जब किसी दूसरे को प्रेरित किया जाए तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे और शब्द ले लेते हैं हम, इसके बाद में हम लेते हैं सुन। किसी भी शब्द के प्रेरणार्थक बनाए जा सकते हैं। सुनना, ये तो क्रिया है, सुन से सुनना क्रिया बनी। अब यहां पर सुनाना, फिर बनेगी सुनवाना। आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं कुछ लिख देता हूँ जिनको आपको स्वयं होमवर्क करना है। अगर बात समझ में नहीं आए तो पूछना है। जी, धातु लिख देता हूँ, धो, जा, टूट, कह, पढ़, जल, मल, भर, सोच, और भी बहुत सारी कर सकते हैं आप आपकी मर्जी से लिखकर। आप अपनी मर्जी से बहुत सारे धातु लिखकर इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया बना सकते हैं। बात जो नोट करने की है वो ये है कि जब कोई भी क्रिया, चाहे वो अकर्मक धातु है चाहे सकर्मक धातु है, लेकिन जब वो प्रेरणार्थक बन जाती है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी प्रेरणार्थक क्रिया, सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। जब भी प्रेरणार्थक के रूप में क्रिया का प्रयोग होता है तो उसमें अकर्मक सकर्मक में ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे उसे सकर्मक टिक कर देंगे। अच्छा, अब लेते हैं हम अगला टॉपिक, पूर्वकालिक क्रिया। आप चाहें तो इसे नोट कर लें, समझ में आ जाएगी होगी बात। पूर्णकालिक अथवा पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया के समाप्त
होने के पश्चात के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई हो तब पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए 3 बातें बताता हूँ कि धातु के बाद में शून्य प्रत्यय या फिर धातु के बाद में के प्रत्यय और धातु के बाद में कर के प्रत्यय या धातु के बाद में कर ये जुड़ जाता है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। अब के जुड़ रहा है, सॉरी के जुड़ रहा है, करके जुड़ रहा है, कर जुड़ रहा है, तो आप तुरंत पहचान लेंगे। पर जहां पर कोई प्रत्यय जुड़ ही नहीं रहा वहां कैसे पहचानोगे? तो पहले उदाहरण लेके हम इस बात को समझ लेते हैं। उदाहरण लेके इस बात को समझ लेते हैं कि मोहन पढ़कर आया। अब यहाँ पर कर जुड़ रहा है, पढ़कर आया, तो आप बता देंगे पूर्वकालिक है। मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया मोहन पढ़ के आया, तब भी आप बता देंगे क्योंकि के जुड़ रहा है। मोहन पढ़ करके आया, तब भी आप बता देंगे कि करके जुड़ रहा है। लेकिन यदि कोई वाक्य इस तरह से आ जाता है कि पुलिस के आते ही चोर उठ भागा, तो यहां पर संयुक्त क्रिया होने का, क्योंकि वो तो भगा है, संयुक्त क्रिया होने का भ्रम होता है। लेकिन आप थोड़ा सा विचार करिए, प्रश्न ट्रिपिकल यहां पर हो जाता है कि चोर पड़ा हुआ था, उठा और उठने के तुरंत बाद ही भागा। 2 क्रिया हुई ना, एक उठने की हुई, एक भागने की हुई। तो यहां पर उठ भागा, तो ये जो उठ वाला है ना, ये पूर्वकालिक है। अब कहां पर पूर्वकालिक नहीं होता है, कहां संयुक्त क्रिया होती है, उसको देखो। मोहन 10 बजे ही सो गया। तो इसमें देखिए अब सोया है ना वो, उसके बाद में गया थोड़ी है, तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया नहीं हुई ना, सोया ही है बस। तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो इस तरह से आपको सोचकर जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है और कहाँ पर। जब प्रश्न ट्रिपिकल आता है तो ये चीज़ें पूरी गंभीरता से पढ़ने की हो जाती है। चलिए, अब इसमें एक बात और है जो आप नोट कर सकते हैं। इस पूर्वकालिक क्रिया को तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, पूर्वकालिक क्रिया को तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। नोट कर लीजिए आप चाहें तो इनको।
देखिए बच्चों, अंतिम इसमें संरचना के आधार पर कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया क्या होती है? देखिए, प्रत्यय आपने पढ़े होंगे। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। और तो इतना ही ध्यान रखना है, जो क्रिया कृत प्रत्ययों के योग से बनती है, कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे चल, अब ये धातु है, आगे ना प्रत्यय जुड़ा, चलना। तो लगभग सभी तरह की क्रियाएं क्या कहलाती है? कृदंत कहलाती है। केवल नाम धातु क्रिया के अंदर जो हमने पढ़ी है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से जो क्रियाएं बन रही है वो कृदंत नहीं है, बाकी सभी क्रियाएं कृदंत क्रिया होती है। केवल शब्द को ही समझना है इसमें। और इनके अलावा भी हम दो तीन शब्द और हैं जिनको हम ले लेते हैं अंतिम। जैसे कई बार शब्द आता है समापिका क्रिया। समापिका क्रिया ये क्या होती है? तो देखिए, समापिका क्रिया होती है सरल वाक्य में जो क्रिया किसी वाक्य को समाप्त करे वो उसकी समापिका क्रिया कहलाती है। असमापिका क्रिया जो समाप्त नहीं करे और उससे पहले आए, वाक्य को समाप्त नहीं करे, वो असमापिका क्रिया होती है। इस प्रकार हम संरचना या रचना के आधार पर क्रियाओं को पूरा समझ लेते हैं। अब इसका तीसरा आधार रहता है काल के आधार पर क्रिया के भेद, जो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। नमस्कार। अच्छा लगे आपको वीडियो तो कृपया कमेंट्स करके बताएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताएं कि इस तरह से एक संपूर्ण क्लास चल रही है। मैंने इसमें कहीं भी कुछ चीज़ आपसे छुपाई नहीं है। मैं संपूर्ण पढ़ाना चाहता हूँ। जो ऑनलाइन वीडियो बनाए जाते हैं विभिन्न तरह के, उनको भी मैं देखता हूँ। उनके अंदर क्या होता है कि मुख्य चीज़ें, कुछ ट्रिक्स से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकती। केवल वो देखने में अच्छे लगते हैं, बोलने में अच्छे लगते हैं। मेरा प्रयास ये नहीं है कि मैं बोलकर या फिर इससे कुछ अर्निंग हो। मेरा प्रयास सिर्फ यही है कि इस लॉकडाउन के समय पर मेरे जो विद्यार्थी हैं, कुछ सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं, केवल वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप अन्य लोगों को नहीं बताएं, लेकिन जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं वही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। आपकी सफल होने की शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे काल के आधार पर क्रिया के भेद। धन्यवाद।